हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस कहानी की चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है कोसी का घटवार। आइए हम इस कहानी के मूल विषय को जानते हैं। शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी कोसी का घटवार सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित गुसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण प्रेम और सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। यह कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक। कहानी का पात्र अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। जो घटनाएं उसके जीवन में पहले घट चुकी हैं वह उसे याद करता है। जैसा कि कहानी का शीर्षक कोसी का घटवार है। कोसी एक नदी का नाम है और घटवार अर्थात पंचक्की जो पानी से चलती है और उस चक्की से अनाज पीसा जाता है। कहानी की शुरुआत गुसाई के मन में चल रहे द्वंद्व से होती है। गुसाई अकेलेपन से जूझ रहा है। वह मानसिक रूप से अशांत है। वह चिलम पीना चाहता है पर उसका मन चिलम से भी नहीं लगा। यह कहानी गुसाई और लक्ष्मा दो प्रेमियों की करुण कहानी है। वे दोनों एक पहाड़ी प्रदेश के दो अलग अलग गांवों में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और विवाह भी करना चाहते हैं। अपने ही गांव के हवलदार धर्म सिंह से प्रेरित होकर गुसाई बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ फौज में भर्ती हो जाता है। बैसाख के महीने में अपने एनुअल लीव यानी वार्षिक अवकाश पर वह घर आता है। उसके आने की खबर सुनकर गांव के बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आते हैं। गुसाई को उस नए रूप में देखने का कौतूहल सभी में था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं था। दूसरे दिन लक्ष्मा कुछ बहाना बनाकर गांव की सीमा से बहुत दूर जाकर गुसाई से मिलती है। गुसाई ने लक्ष्मा के यहाँ विवाह का प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन लक्ष्मा के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, यह कहकर कि गुसाई के परिवार में कोई नहीं है, वह अकेला है। छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले गुसाई समय निकालकर लक्ष्मा से मिलता है। तब लक्ष्मा ने गंगानाथ जी की कसम खाकर गुसाई को प्रेम के पूर्ण निर्वाह का आश्वासन दिया था। वह कहती है, गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। गुसाई वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। कुछ समय के बाद अपने यूनिट के सिपाही किशन सिंह से उसे इस बात का पता चलता है कि किशन सिंह के गांव के राम सिंह, जिसे रमुआ भी बुलाते हैं, उसके साथ लक्ष्मा का विवाह हो गया है। यह सुनकर गुसाई बहुत निराश हो जाता है। हमेशा आधा पैग शराब पीने वाला गुसाई उस दिन 2 पैग शराब पीता है। गुसाई अब छुट्टियों में घर नहीं जाना चाहता है क्योंकि गांव में उसका कोई परिवार नहीं था और लक्ष्मा, जिससे वह प्रेम करता था, उसका भी विवाह हो गया था। वह अपना ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह करवाता रहता है। रिजर्व में आने पर 15 सालों बाद बैसाख में वह अपने गांव लौटा। गुसाई के साथ साथ उसकी जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। वह अपने रहने का स्थान गांव से बाहर नदी के किनारे घट में बना लेता है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अनाज पीसने की चक्की लगवाता है। उसके पास अनाज पिसवाने के लिए लोग आते हैं।
लोगों से मिलकर गुसाई का मन बहल जाता है और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। एक दिन तपती दोपहरी में गुसाई अपने घटवार पर बैठा था। तभी सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक स्त्री दिखाई पड़ी। गुसाई ने सोचा कि वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे, क्योंकि गुसाई के पास दूसरों का अनाज पीसने के लिए अभी भी रखा हुआ था। अंदर चक्की में अनाज की पिसाई हो ही रही थी। अचानक चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। वह आटे को थैली में भरने लगा। तभी गुसाई के कानों में एक नारी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। कब बारी आएगी जी? रात को रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। उस स्त्री के सर पर पिसान रखा हुआ था। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। गुसाई उस स्त्री को ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख से आगे आ गया था। उसका मन आशंकित हो उठा। गुसाई अपनी शंका का समाधान करने के लिए बाहर आने को मुड़ा। घर के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह बूढ़ा सा दिख रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उस स्त्री ने दोबारा वही प्रश्न किया। इस बार गुसाई न टाल पाया। उसने उत्तर दिया, यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही। जैसे ही लक्ष्मा किसी दूसरी चक्की का सहारा लेने के लिए लौटने को हुई, तभी गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आओ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा।
तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में अनार के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर लगता। अनजान संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। अनार की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लवावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा था कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सींक लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेव सुराग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। विधवा हो जाने के बाद लक्ष्मा ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी थी। उसके माँ बाप भी चल बसे थे। उसका एक बेटा है। उसके चाचा चाची उसके पिताजी की दौलत पर नजर रखते हैं। उसकी बातों को सुनकर गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल
किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते हैं। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। अंदर घट में कुछ देर पहले डाला हुआ अनाज पिसकर खत्म होने वाला था। लक्ष्मा और गुसाई आपस में बातें करते हैं और उनकी उस बातचीत में कहीं भी उनके बीते जीवन का बोझ नजर नहीं आता है। दोनों बीते समय की घटनाओं का जिक्र नहीं करते हैं। दोनों ही समझदार हैं और दोनों में जिम्मेदारी का भाव है। दोनों ही अकेलेपन के शिकार हैं, लेकिन दोनों ही अपनी मर्यादा में बंधे हैं। अंदर घट में कुछ देर पहले डाला हुआ अनाज पीसकर खत्म होने वाला था और नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह गुसाई अंदर जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में डालने लगा। थोड़ी देर बाद गुसाई घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट गया और आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर आग सुलगाया। चाय का पतीला चूल्हे पर रखकर लक्ष्मा से वह कहता है कि पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है, और वह सड़क किनारे की दुकान से दूध लेने के लिए चला जाता है। लक्ष्मा का बेटा भूख से व्याकुल है। गुसाई चाय की पानी में दूध डालकर उसी बंजर घट में गया और एक थाली में आटा लेकर गूंथने लगा। लक्ष्मा ने चाय तैयार कर दी थी। लक्ष्मा स्वयं रोटी बना देने की इच्छा प्रकट करती है, जिसे गुसाई मना न कर सका। रोटियां बन जाने पर गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। लक्ष्मा मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे को पाल रही थी। उसकी आर्थिक तंगी को देखकर गुसाई उसकी मदद करना चाहता है। वह अपनी जेब से एक नोट निकालकर उसे देना चाहता है, लेकिन लक्ष्मा स्वाभिमानी है। वह उस नोट को लेने से मना कर देती है। लक्ष्मा के इस व्यवहार से गुसाई आहत हो जाता है। रूखे स्वर में वह कहता है, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। इसके बाद गुसाई घट के अंदर चला गया। उसने बाहर देखा कि लक्ष्मा इस ओर पीठ किए बैठी है, तो वह जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के 3 से 2.5 सेर का आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर अपने हाथों को झाड़ता हुआ बाहर आया। लक्ष्मा के घर वापस जाने से पहले गुसाई ने उससे कहा कि कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ ज्यों अर्थात गांव के जो देवता थे उनका जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। यह कहकर वह बांध की ओर चला जाता है। लक्ष्मा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए अपने बच्चे के साथ
धीरे धीरे चली जा रही थी। गुसाई उसे जाते हुए तब तक एकटक देखता रहता है जब तक वह आँखों से ओझल नहीं हो जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं और इस प्रकार चक्की की आवाज़ से कहानी की समाप्ति होती है। भले ही गुसाई मानसिक रूप से अशांत है, लेकिन वह एक सच्चा प्रेमी है। लक्ष्मा के प्रति उसकी उदारता और प्रेम का भाव साफ झलकता है। लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से पहाड़ी गांव के रीति रिवाज का चित्रण किया है। इस कहानी में गुसाई और लक्ष्मा के बीच के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाया गया है, जो परिस्थितियों के कारण सफल नहीं हो पाता है। कहानी सामाजिक परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें ग्रामीण समाज की संरचना, रीति रिवाज और सामाजिक दबावों को दिखाया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती है, जिसमें गरीबी, सामाजिक बंधन और प्रेम की कठिनाइयों को दिखाया गया है। इस कहानी में अकेलेपन की भावना को भी दर्शाया गया है, जो प्रेम से वंचित व्यक्तियों के जीवन में होती है। कहानी में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां दो प्रेमियों को अलग होना पड़ता है। अतः यह कहानी भाग्य के खेल को भी उजागर करती है। इस कहानी में लेखक ने यह बताना चाहा है कि प्रेम के संदर्भ में आज भी भारतीय समाज एक संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। संकीर्णता की यह खाई इतनी गहरी है कि प्रेम उसमें गिरकर अपना दम तोड़ देता है। समाज की रूढ़िवादिता कितने लोगों के जीवन को अकेलेपन से भर देती है। कहानी के दोनों पात्र अंत तक सामाजिक मर्यादा में बंधे हुए दिखते हैं। दोनों में विद्रोह का भाव नहीं है, वे आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कहानी में भावों की प्रधानता है। यह एक यथार्थवादी कहानी है। हाँ, पाठकों के मन में जरूर एक टीस सी बनी रहती है। कोसी का घटवार एक अधूरी प्रेम कहानी के रूप में हिंदी कथा साहित्य में अपनी अलग जगह बनाती है। कहानी में प्रेम के उदात्त रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कहानी का समापन होता है। धन्यवाद। इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को प्यार देते रहें।